इसके आगे लिखा हुआ है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाउन प्लानिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाउन प्लानिंग। सर ये टाउन की जो प्लानिंग करते थे उसके क्या क्या फीचर्स थे? फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक अभी बात सेम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेम होते हैं, बट सिमिलर होते हैं। ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये सिमिलर होते हैं बट सेम नहीं होते हैं। क्या कह रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, ये सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि सिमिलर होते हैं, बता रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर होते हैं इसलिए लोग इनको एक जैसा मान लेते हैं। आपकी बुक में बोले तो आपकी बुक वाले में एक ही सेम ही माना है। उन्होंने क्या बोला, वो भी फीचर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे हैं, यानी वो दोनों को एक ही चीज मान रहे हैं। दोनों को सेम मानने पर सेम नहीं है, सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फीचर मतलब कोई चीज कैसी होती है रियल में, कोई चीज कैसी होती है रियल में। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? कोई चीज कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी, कोई चीज कैसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल दो सर। अगर मैं बोलूं एक अच्छे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एक अच्छे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सब स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्कूल टाइम पे आना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए उसे, क्लास में सोने बसाना चाहिए, टीचर जो पढ़ा रहा है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, स्कूल की जितनी भी करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, यानी ऐसा होना चाहिए। रियल में क्या सारे बच्चे ऐसे होते हैं? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम चाहते क्या है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन फीचर्स क्या होता है? सर फीचर्स दीवान से को पढ़ती नहीं है, होमवर्क नहीं करती है, स्कूल टाइम पे पहुंच जाती है, क्योंकि गाड़ी आती है लेने के लिए। अगर उसको खुद से स्कूल जाना तो वो भी लेट हो जाए। सर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है हर में? नहीं करती है। तो ये फीचर्स होते हैं। तो ये क्या हो गए? फीचर। फीचर्स मतलब क्या? रियलिटी क्या है? फीचर्स मतलब क्या? रियलिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बोला आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए। लेकिन अब कभी कभी किसी की जगह पर लोग इन दोनों वर्ड्स को सेम सेम इंटरप्रेट करते हैं, सेम इंटरप्रेट करते हैं, वो दोनों का एक ही मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रही है कैसे होने चाहिए, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कैसे हैं रियल में। तो यहाँ पे तो अभी इसका मीनिंग फीचर से है कि रियल में जो टाउन प्लानिंग थी ना, रियल में जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसे थी, वो कैसी थी रियल में। तो कह रहा है ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। हर सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हर सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक तो एक बड़ा एरिया था, रेज्ड एरिया, और एक था लोअर टाउन। यानी एक जगह ऊंचे जगह पे बनी हुई थी और एक जगह नीचे सरफेस पे बनी हुई थी। सर जो रेज्ड सरफेस पे बनती है उसको सिटाडेल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिटाडेल। और एक हो गया लोअर टाउन, यानी दो पार्ट में डिवाइड थे। एक तो रेज्ड सरफेस पे जो बना होता है, एक तो वो, और एक लोअर सरफेस पे जो बना हुआ था वो। जो रेज्ड सरफेस पे बनता है उसे बोलते हैं सिटाडेल, और जो लोअर सरफेस पे बनता है उसे बोलते हैं लोअर टाउन। The citadel owed its height to the buildings which were constructed on mud brick platform। वो कह रहे वो मतलब होता है देना, वो मतलब कहता है उधार देना। तो वो कहता है सिटाडेल ने दे दिया, क्या दे दिया? अपनी हाइट दे दी, अपनी हाइट दे दी। किसको दे दी? उन बिल्डिंग्स को अपनी हाइट दे दी जो कि उसके ऊपर बनी गई थी, जो कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई थी। ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म जो इस मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी, यानी ऐसी जगह पर बनाई गई थी। यानी कि क्योंकि सीटाडेल खुद हायर सरफेस है, सीटाडेल क्या है? खुद हायर सरफेस है। तो अगर इसके बाद आप छोटी सी बिल्डिंग बनाओगे ना तो भी हायर दिखाई देगी। छोटी सी बिल्डिंग भी अगर ऊंची जगह पर बनाओगे तो ऊंची तो दिखाई देगी। तो वो इसका मतलब है कि सीटाडेल ने अपनी हाइट उसको धार दे दी। यानी सीटाडेल, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है कि सीटाडेल की वजह से उस छोटी छोटी बिल्डिंग्स में क्या होती थी? हाइट दिखाई देती थी। फिर लिखा हुआ है सीटाडेल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन बाय अ वॉल। सर ये जो हायर सरफेस वाला एरिया था ना, उसको एक वॉल से हम डिफर, उसको हम एक वॉल से सेपरेट कर देते थे ताकि पता चल जाए कहाँ पर सीटाडेल है, कहाँ पर लोअर टाउन है। द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ हुआ, द ग्रेनरी हुआ, असेंबली हॉल हुआ, वर्कशॉप्स में, ये सब कहाँ पर थे? सीटाडेल में, यानी हायर सरफेस वाली जगह पर थे, हायर सरफेस वाली जगह पर थे। ठीक है? The lower town had the residential buildings. The lower town had the residential buildings where the people lived and worked.
और सर लोअर टाउन में क्या था सर, लोअर टाउन में ना रहने वाले घर होते थे, और ऑफिस वगैरह होते थे जहाँ पे लोग रहते थे और वर्क करते थे। तो एमसीक्यू बन सकता है कि एमसीक्यू बन सकता है बेसिकली यहाँ पे कि जो सिटाडेल होते थे या हायर सर्फेस वाला एरिया होता था वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, वहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स होती थी, और जो लोअर टाउन था वहाँ पर किस तरह की बिल्डिंग्स होती थी। ठीक है। द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सर जो वहाँ की स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न में थी, यानी कि एक सिटी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, एक सिटी ऐसी होगी या फिर एक सिटी ऐसी होगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ठीक है। ये कितना स्लो आ रहा है। फिर थर्ड पॉइंट कह रहे हैं द हाउसेस एट स्ट्रीट कॉर्नर, द हाउसेस एट स्ट्रीट कॉर्नर वर राउंडेड। तो जो हाउसेस थे ना कॉर्नर वाली जगह पे जैसे यहाँ पे खत्म हो रही, तो यहाँ पर हाउसेस होते थे वो राउंड शेप में होते थे, वर राउंडेड टू अलाउ कार्स टू पास इजिली, ताकि जो कार्स वगैरह है वो इजिली वहाँ पर से पास कर सकें। ऐसे ये फीचर बता रहा है, ये फीचर हाउस ड्रेन्स होते थे, यानी घरों में से जो नालियाँ निकलती थी, ड्रेन्स और नालियाँ, तो वो जो ड्रेन्स होते थे उनको खाली किया जाता है। ड्रेन्स एम्प्टीड ऑल वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी घरों की जो नालियाँ थी वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके कनेक्ट हो जाती थी, तो घर का सारा जो कचरा होता था वो सारा का सारा स्ट्रीट ड्रेन्स में चला जाता था। तो ऐसा था हमारे टाइम पे भी होता है, आज के टाइम पे भी। द स्ट्रीट्स क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल, वो कर जो स्ट्रीट जो होती थी ना वो मेन रोड को कैसे क्रॉस करती थी, अगर एक ये मेन रोड है तो अगर ये स्ट्रीट जा रही तो ये ऐसे क्रॉस करती थी, तो यहाँ पर क्या बन जाता था, एक राइट एंगल बन जाता था। ठीक है। डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर और द रेक्टेंगल बॉक्स, और ये अगर इसको आप देखोगे तो एक स्क्वायर ही बनेगा ऐसा सिटी को अगर देखोगे तो, और अगर थोड़ा ऐसा कर दोगे, थोड़ी हाइट कम कर दोगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो ये कहना चाहते हैं। एक साउंड आ रहा है पीछे से, जब साउंड आएगा ना तो मैं थोड़ी देर को रुक जाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना है। The streets crossed the main road. The streets crossed the main road at right angles से तो पढ़ाई दिया, dividing the city into square and rectangle blocks, ये तो पढ़ाई दिया मैंने। अब बता रहे हाउसेस की, यानी अभी किसके बताएं। अब तो सर जनरल प्लानिंग बताते, टाउन की प्लानिंग कैसे होती थी, टाउन की प्लानिंग कैसे होती थी, पूरे टाउन के बारे में बता दिया, पूरे टाउन के बारे में बता दिया। अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक घर के बता रहा है कि घरों के फीचर्स क्या थे, घर कैसे होते थे उस टाइम के, उस टाइम के घर कैसे हो सकते थे, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। Residential buildings are built according to a set plan on a high mound in order to protect them from floods. Their foundations were deep. वो कह रहा है एक यहाँ पे वर्ड लिख लो, माउंट का मीनिंग आपको आई थिंक नहीं पता होगा। नोट किया। इसका मीनिंग होता है, आपको पता है एक और टीला बोलते हैं हिंदी में, टीला। टीले का मतलब पता है आपको, हिल लिख लो, हिल, एच आई डबल हिल मतलब ऊंचा इलाका हो, हिल मतलब पता है ना पहाड़ी इलाका, जो चीजें ऊंची साइड पर होती हैं, हिल, वो लिख लो इसको, हिल। और इसका मीनिंग लिखेगा एरिया विद हायर सरफेस, एरिया विद हायर सरफेस, ऐसा एरिया जो हायर सरफेस पे हो, एरिया ऑन हायर सरफेस है ना, ऑन हायर सरफेस है ना। ठीक है। तो वो कह रहा है ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी उन सबों को एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग, यानी एक प्लान का सेट था कि इनको बनानी है बिल्डिंग, और किस पर बनाते थे, हाई माउंट पर, टीले पर बनाते थे, ऊंची जगह पर बचा बनाते थे, वो भी कैसे, एक प्लान के अकॉर्डिंग। सर ऐसा प्लान ये क्यों बनाते थे, ऐसा प्लान ये क्यों बनाते थे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड, ताकि फ्लड ना आ जाए। अगर फ्लड आएगी तो ऊंचे घर थोड़ी जाएंगे, फ्लड आएगी तो नीचे घर जाएंगे केवल, तो ये ऊंची जगह पर घर बनाते थे। और उनके जो फाउंडेशन होते थे, उनका जो बेस होता था वो भी काफ़ी डीप होता था, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहेंगे तो, कि वो ऊंची जगह पर घर क्यों बनाते थे, तो ये कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता
इन बिटवीन में वाई करके रीजन भी हो जाता है, गिव रीजन। देयर वर वेरिएशंस इन द साइज ऑफ द हाउसेस फ्रॉम सिंगल रूम tenements to bigger houses with a courtyard up to 12 rooms, private walls and toilets. Each house had covered drains connected with street drains. वो कह रहा है देयर वर वेरिएशन इन द साइज ऑफ हाउसेस। तो सभी घरों के साइज में कहते हैं वेरिएशंस थे, यानी छोटे बड़े हर तरह के घर वहाँ पे होते थे, हर तरह के घर होते थे। सिंगल रूम से लेके बड़े बड़े घर तक, सिंगल रूम से लेके बड़े बड़े घर तक, जिनमें कोर्टयार्ड भी हो, अप टू 12 रूम्स, 12 रूम भी हो, प्राइवेट वेल्स हो, टॉयलेट्स हो, प्राइवेट टॉयलेट्स हो, सब सारे 12 रूम्स हो तो 12 रूम्स में 12 टॉयलेट्स हो। इस तरह के वहाँ पे घर थे अलग अलग साइज के। ईच हाउस हैड कवर ड्रेन, हर घर में ड्रेन थी जो कि किससे कनेक्टेड थी, स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी। ठीक है। द एंट्रेंसेस टू द हाउसेस वर फ्रॉम द नैरो लेन, जो एंट्रेंसेस थी हाउस की वो क्या थी, वर फ्रॉम द नैरो लेन विच करता है स्ट्रीट्स एट राइट एंगल्स। वो कह रहा है घर की जो एंट्री थी वो काफी नैरो जगह से थी, वो काफी नैरो जगह से थी, और जहाँ पर वो नैरो गेट उनका आता था वो एक कट मारता था गली में, वो गली में कट मारता था, और उसका अगर कट को देखा तो वो कट ना वो स्ट्रीट में दोबारा से राइट एंगल बनाता था। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, द किचन वाज प्लेस्ड इन अ शेल्टर्ड कॉर्नर ऑफ अ कोर्टयार्ड, शेल्टर्ड कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द कोर्टयार्ड, एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेंट स्टोर रूम्स एंड वेल चैम्बर्स। क्या कह रहे थे, प्लेस होता किचन होता था, किचन वो कहाँ होता था, वो शेल्टर्ड कॉर्नर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट यार्ड में शेल्टर्ड वाली जगह होती थी जहाँ पे शेडो होती थी, जहाँ पे कुछ होता था, ऊपर कुछ टीन वगैरह कुछ भी लगी होती थी, ऐसे होती थी, उस जगह पे हमेशा क्या बनाते थे, किचन बनाते थे। ठीक है। क्यों बनाते थे ऐसा, एक्चुअल टाइम पे किचन ऐसी नहीं बनती थी जैसे आज के टाइम पे रूम होते हैं। उस टाइम पे चूल्हे वगैरह में खुली जगह पे खाना बनाते थे, तो ताकि ये धूप वगैरह से बच सके, धूप वगैरह से बच सके, इसलिए से ऐसी जगह पे खाना बनाते थे जहाँ पे उनको शेल्टर मिल सके, जहाँ पे उनको क्या मिल सके, एक शेल्टर मिल सके। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेंट स्टोर रूम्स एंड द वेल चैम्बर, और ग्राउंड फ्लोर पे क्या होते थे, स्टोर रूम्स वगैरह, चैम्बर्स वगैरह होते थे। चैम्बर्स वगैरह क्या होते हैं, स्टोर रूम्स की तरह ही होते हैं, यहाँ पे सामान रखा जाता है, सामान रखा जाता है। द हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड वुड, द हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड वुड, हाउस किसके होते थे, ब्रिक के और वुड के बने होते थे। ईच हाउस had डोर्स होते थे, विंडोज होते थे, वेंटिलेटर्स होते थे। डोर्स एंड विंडोज ओपनड ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, डोर और जो विंडो होते थे वो रोड की तरफ खुलते थे, एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स, यानी ओपन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में खुलते थे, रोड पे नहीं खुलते थे वो। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे फ्लब वगैरह पूछ सकते हैं कि जो डोर्स होते थे विंडोज के वो किस साइड पे खुलते थे, ऑन द साइड ऑफ रोड या ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, ये फ्लब आपको बन सकता है। अभी बात करें मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, सब बहुत बात होगी घर के और टाउन की, कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की तो बात करो। जो उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती थी, जो ये डिजाइन वगैरह बनाते थे, उसका तरीका क्या था, उसका स्टाइल क्या था, तो मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो उसे किसी मोन्यूमेंट का नाम बताओ, तो ये कह रहे हैं पहला ग्रेट वॉल की बात करो। पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लेते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन टू आर्किटेक्चर डिजाइन इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पब्लिक बिल्डिंग। वो कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ मोन्यूमेंटल काम भी हुए थे, तो वो कह रहा है कुछ एविडेंस हैं हमारे पास जो ये बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने आर्किटेक्चरल डिजाइन में काफी कंट्रीब्यूट किया है। तो वो कह रहा है पहली बिल्डिंग है, पहला मॉन्यूमेंट है हमारा द ग्रेट बाथ। वो कह रहा है फॉर डिटेल्स रेफर टू द सोर्स इन दिस चैप्टर, यानी इसके लिए हम फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, आप पढ़ ही लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। सर आगे तो है ही नहीं, मेरे ख्याल पीछे वो कह रहा है जहाँ मैंने सोर्सेज, सोर्सेज कहाँ है मतलब, सर पीछे है, पीछे 6 पेज नंबर। अच्छा तुम जो हम पढ़ चुके, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा सर, वो मैंने आपको ऑडियो भेजा था कि इसमें 2 चीजें रह गई थी। अच्छा मैं अभी देखता हूँ, अभी देख लूंगा फिर आपको बता दूंगा, है ना, अभी अभी क्लियर कर लेंगे। फिर दूसरा कह रहा है दोस्त सर मुद्दा गेट बात तो हो गया, अब उसका था सर ग्रीनरीज।
ग्रेनरीज है ना, तो वो क्या है, ग्रेनरीज जो है ना वो कहाँ पे मिली गई थी, तो कई जगह पे मिली गई थी, कई जगह पे मिली गई थी सर। जैसे एग्जांपल मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, इन जगहों पर ग्रेनरीज हमें मिलती हैं। ग्रेनरीज मतलब क्या, ऐसी जगह यहाँ पे हम खाना स्टोर करते थे, जहाँ पे हम खाना स्टोर करते थे। हाउएवर एट हड़प्पा देयर आर 2 rows of 6 ग्रेनरीज, सर 2 रोज थी जहाँ पे 6 ग्रेनरीज थी, यानी हर रो में 3-3 ग्रेनरीज, नहीं 2 rows of 6 ग्रेनरीज ईच, यानी हर रो में 6 ग्रेनरीज होती थी। To the south of Greenridge, at Harappa, working floors consisting of rows of circular brick platforms were covered. It is believed that these floors were meant for threshing grain because wheat and barley grains were found in the crevices of the floors. ये वर्ड कुछ मैं बताता हूँ, इनको नोट कर लेना। ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। Which possibly accommodated laborers have also been found at Harappa. The location of Harappa near the river Ravi suggests that the food grains were brought to this place by boat. It was built on a raised platform to protect it from floods. The granary had ventilation to prevent the grains from becoming mildewed है ना। ये 3 वर्ड से नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको इनकी मीनिंग बताता हूँ। लिखा। फिर बस एक ठीक है, पहला वर्ड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है, थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है, सर कैसे प्रोसेस दिखाओ जरा। हम आटा छानते हैं, आटा, अगर आपको तो आटा छाना भी जाता है, उसमें से एक चीज निकाल जाती है, उसका हिंदी में बोलते हैं धान। तो उस धान निकालने को बोलते हैं थ्रेसिंग। तो मैं दिखाऊं थ्रेसिंग होती क्या है। ये है ना, ये ग्रेन्स आए, ये क्या है, ग्रेन्स है सारे, क्या है ये ग्रेन। तो ऐसे निकाल इसको, ये जमीन पे मार मार कर या फिर मशीन से निकाल निकाल कर इसको मारते हैं, जमीन पे क्या करते हैं, मारते हैं। तो ये जो है ना, इनका पूरा जो ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको बार बार जमीन में पटकते हैं तो इस तरह के ग्रेन्स निकल आते हैं, इस तरह के क्या निकल आते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ग्रेन्स निकालने के इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। और जब ये निकल जाता है तो फिर इसको बाद में पीस दिया जाता है मशीन में, फिर आपका फ्लोर बन जाता है, आटा बन जाता है। तो एक तो ये प्रोसेस लिख लो, प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग का मतलब लिख लो, प्रोसेसिंग ऑफ, प्रोसेस क्या बोलोगे, गेटिंग ग्रेन्स, प्रोसेस ऑफ गेटिंग ग्रेन्स है ना, ये लिख लो। पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया, समझ गए कि मेरा कहने का मतलब क्या है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो क्या है, इसको मैं दिखाऊं, इसको क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ हिंदी में आपको, इसको बोलते हैं दरार। बाले बर्ड फाउंड इन शीट एंड बाले ग्रेन्स वर फाउंड इन द क्रेविसेस ऑफ फ्रूट्स। आपको दरार क्या होती है, दरार। सर दरार मतलब जैसे सर दीवार में निशान निशान पड़ हाँ जाते हाँ हाँ, देखो मेरे को और भी चीज़ होती है क्रेविसेस, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये, तो वो कह रहा है कभी कभी होता है हम ऐसा करते थे ना, जब हम थ्रेसिंग करते थे तो थ्रेसिंग करके ग्रेन्स तो उछलेंगे, जंप करेंगे, इधर उधर भागेंगे, हैं। इधर उधर गिरेंगे। तो कभी कभी दीवारों के फ्लोर पे, फर्श में, फ्लोर पे कॉर्नर में चले जाते थे, वहाँ पे दरारें जो होती थी उनमें फंस जाते थे, कभी कभी तो वहाँ पे फंस जाते थे। तो ये तो उसका मीनिंग है। तो क्रेवासिस का हिंदी में लिखो दरार, हिंदी में लिख लो फिर उसका दरार है ना, आपको बताइए, इसका और कोई सुनने में होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड होता है मिल ड्यूड, मिल ड्यूड। मिल ड्यूड का मैं पीछे दिखा दूँ, आपको पता है।
हम घर में ना चीजें जब बहुत ज्यादा देर तक के लिए, जैसे कोई खाने की चीजें जब वो खराब हो जाती है तो फफूंदी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फफूंदी। आपने ये वर्ड कभी सुना हो तो, खाने की चीजों में से फफूंदी पड़ जाती है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूं तो ईल्ड, ईस्ट वगैरह लग जाते हैं, ईस्ट, हम्म, है ना। तो इनको बोलते हैं ना मिलड्यू, मिलड्यू, मिलड्यू। आप सिंपल से का मीनिंग अगर सिंपल बताऊं तो लिखो तो खराब हो जाना। डिके ऑफ फूड, डिके ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना, डिके मतलब खराब हो जाना, डिके ऑफ फूड, है ना। वैसे इन तीन वर्ड्स का मीनिंग होता है फफूंदी लग जाना, फफूंदी लग जाना। ठीक है। आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगर जो ग्रेनीज होती है, ग्रेनीज आर फाउंड एट सेवरल साइट्स लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कलिबंगम। ठीक है, इन जगह पर तो ग्रेनीज ना काफी सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगम में, इन जगहों पर हमें काफी सारी ग्रेनीज देखने को मिलती थी। हावेवर एट हड़प्पा, लेकिन हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पे कह रहे हैं 2 रोज में, हर एक रो में 6 ग्रेनेडीज थी। But to the south of Grenadier at Harappa, working floors consisting of row of circular brick platform were discovered। तो वो कह रहा है हड़प्पा में जो साउथ की साइड में, हड़प्पा में जो साउथ वाला रीजन था, वहां पर ना जो वर्किंग फ्लोर्स थे, वहां पर उन लोगों ने फाइंड किया कि वहां पे ना काफी सारे रोड हैं जो कि क्या है, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ठीक है, और ये चीज उन्होंने डिस्कवर की थी। इस लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर कह रहा है इट इज बिलीव्ड दैट दीज फ्लोर्स आर मेंट फॉर, ओहो, अब ये कह रहा है सर ये जो सर्कुलर जो प्लेटफॉर्म बनाए थे ना, सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो बनाए थे, इट इज बिलीव्ड दैट ये जो फ्लोर्स थे, ये जो फ्लोर्स थे, ये जो वर्किंग फ्लोर्स थे जो इन जगहों पर बनाए गए थे, इनका यूज किया जाता, इनका यूज किया जाता किस लिए? फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स। इनका यूज किया जाता ग्रेन्स को निकालने के लिए। सर क्यों? राउंड जगह पर क्यों निकालते थे? ये सर्कुलर ब्रिक पर क्यों निकालते थे? क्योंकि सर्कुलर ब्रिक में कॉर्नर वाली जगह ही नहीं होती है। अगर कॉर्नर वाली जगह नहीं होगी तो सर चांसेस कम है, चांसेस कम है कि ग्रेन्स वगैरह हमारे उन डिवाइसेस में फंस जाए, डिवाइसेस में फंस जाए। तो वो एक तरीका था हमको बचाने का, पर भी थोड़ा फंस जाते थे, क्योंकि कुछ जगह पर तो ये थे, कुछ जगह पर ये नहीं थे। तो ये जो जगह बनाई जाती है किसी के लिए? फॉर थ्रेसिंग ग्रेन, बिकॉज वेट एंड वाले ग्रेन्स आर फाउंड इन द क्रेवाइसेस ऑफ द फ्लोर। क्योंकि चीजें फंस जाती थी वहां पे, क्योंकि चीजें फंस जाती थी दरारों पे, तो उन्होंने कहा दरारों को छोड़ो, हम बनाते हैं राउंड शेप में। क्या करते हैं? राउंड शेप में बना देता, ताकि चीजें फंसे ना, ताकि चीजें फंसे ना, या तो सीधे गिर जाएंगी तो हम उनको उठा लेंगे। फिर कहा टू रूम्ड बैरेक्स, ये एक बड़ा लिखो, ये तो नया मीनिंग है, इसको तो मेरे को नहीं पता क्या लिखा है। चलो इसको दोनों सर्च करते हैं, बैरेक का मीनिंग क्या होता है और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये भी चेक करते हैं। बी ए डबल आर ए सी के, बैरेक। Cinemas, two roomed barracks with possibly accumulated labors have also been found at Harappa। देखो मैं दिखाऊं बैरक्स का मीनिंग क्या होता है। ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। देखो प्लेस, प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, है ना, वेयर सोल्जर्स लिव, यानी सोल्जर्स के जो कैंप होते हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है? बैरक बोला जाता है। सर तो यहाँ पर सोल्जर्स की बात क्यों आ गई? अरे खाना वगैरह तो स्टोर करके सोल्जर्स भी रखते होंगे ना, खाना वगैरह स्टोर करके सोल्जर्स भी रखते होंगे, इसीलिए। तो वहाँ पर 2 रूम थे बैरक्स के, विच पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबरर्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट हड़प्पा। तो सर ना वहाँ पे इन लोगों को ये भी देखने को मिला कि सर वहाँ पे ना बैरक भी थे। यहाँ पे इनको ये पता चला कि वहाँ पे ना वो लोग लेबरर्स के लिए भी क्या करते थे, अलग से खाना वगैरह स्टोर करके रखते थे, अलग से। सॉरी सॉरी सॉरी, लेबर के लिए नहीं, आर्मी के लिए भी खाना स्टोर करके रखते थे। और वहाँ पर काफी सारे ऐसा ही पाया गया था कि वहाँ पे लेबर्स वगैरह भी काम करते थे, है ना। द लोकेशन ऑफ हड़प्पा नियर द रिवर रावी, एक ही एमसीक्यू बन सकता है कि जो हड़प्पा है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये हमने पीछे भी शायद पढ़ा था और द्वार से आया कि हड़प्पा कहाँ पे रिवर है, रवीन रिवर के पास लोकेटेड है।
तो ये लोकेशन बताती है दैट फूड ग्रेन्स आर ब्रॉट टू दिस प्लेस बाय बोट। तो पता चलता है क्योंकि ये रिवर के पास है, तो ऐसा पता लगता है कि ये जो ड्रेन्स ये जो हैं ये कैसे आते होंगे वहाँ पे, बाय यूजिंग बोट। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये बना हुआ था किस पे, एक हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, हाई सरफेस वाली जगह पर, सच फॉर द सेम पर्पस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्लड्स। द ग्रेनरी हैड वेंटिलेशन टू प्रिवेंट ग्रेन्स फ्रॉम बिकमिंग मिल्ड्यूड। तो अब कह रहा सर ग्रेनरी जो होती थी ना वहाँ पे खिड़कियाँ होती थी, वेंटिलेशन मतलब खिड़कियाँ, विंडोज। सर वहाँ पे विंडोज होती थी, सर क्यों होती थी, ताकि खाना बच जाए, किसी से बच जाए खराब होने से, ताकि जो उनकी ग्रेन्स वगैरह वो खराब होने से बच जाए। क्योंकि अगर चीज़ें एयर टाइट रहती हैं तो सॉरी चीज़ों में अगर एयर आसपास होती है तो वो बच जाती हैं, थोड़ी सी हवा से चीज़ें थोड़ी फ्रेश रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हवा लगती है तो फ्रेश रहेंगी, लेकिन अगर आप उसको पॉलिथीन वगैरह पैक करके रख दो तो वो खराब हो जाएंगी, तो अब वो खराब हो जाएंगे। ठीक है। एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर में भी हमें गेट ऑफ एक बार और एक बार ये गेट ये पढ़ा ग्रीनरीज, यानी न्यू टॉपिक है ट्रेड वाला। तो ट्रेड वाले टॉपिक से पहले मुझे बताओ आपको कौन सी दो लाइनें पढ़ानी थी। दो लाइन में है, तो ये पेज नंबर 8 पे। रेट विल टेबल है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपको इसमें ये बताया गया है, ये मैंने आई थिंक बताई होगी, एक दो लाइन मैंने पढ़ी होंगी इसकी। सर बस पहला और दूसरा आपने पढ़ा। हाँ, कि हड़प्पा पे ना, हड़प्पा में लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिली। हड़प्पा में इनको लोगों को कुछ जगहें मिली। सर किस किसको मिली, क्यों वहां पे उनके नाम रखे हुए हैं। एक तो कब मिली, क्या मिला, किसको मिला, ये है क्या मिला। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कब मिला। ठीक है, और यहाँ पे किसको मिला, किसने डिस्कवर किया। तो ये टेबल के बेस पे आपको कैसे पूछ सकते हैं। तो पुराने वाला कुछ था नहीं, इसलिए मैंने 2 ही पॉइंट पढ़ाए थे केवल। तो वो लिखा हुआ है इसमें, किसी को हड़प्पा, हड़प्पन साइड पे हड़प्पा जगह मिली, हड़प्पा सिटी मिली, यानी जिन्होंने कब डिस्कवर किया, 1921 में। तो किसने डिस्कवर किया, दयाराम सैनी ने। सर ऐसे मोहनजोदारो डिस्कवर किया, मोहनजोदारो कब डिस्कवर किया, 1922 में। सर किसने डिस्कवर किया, आर डी बनर्जी ने। सर छन्नूदारो भी डिस्कवर कब हुआ, 1931 में। सर किसने डिस्कवर किया, एन जी मजुमदार ने। कालीबंगम डिस्कवर हुआ 1953 में, किसने किया, बीबी लैंड एंड ए एन घोष ने। जब कोर्ट दीदी डिस्कवर 1955 में, कब हुआ, वो किसने किया, फजल अहमद खान ने। लॉथल भी डिस्कवर हुआ कब हुआ, 1957 में, किसने किया, एसआर राव ने। सुरकोताड़ा जो भी नाम है, ये पता नहीं क्या नाम है, इसको डिस्कवर कब हुआ, 1972 में, किसने किया, जेपी जोशी ने। डिस्कवर हुआ भी डिस्कवर हुआ 1991 से 1990 से लेकर 1991 में, यानी इनको एक्यूरेट ईयर नहीं पता, एक्यूरेट ईयर नहीं पता। और कब ये डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, आर एस विस्ट ने। तो उसमें कुछ था नहीं, और बताओ। और सर पेज नंबर 9। सर ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स तो मैं कौन। सारे लास्ट में पढ़ाता हूँ, ये बॉक्स में सारी लास्ट में पढ़ाता हूँ, आप अभी मत पढ़ो, ये सारे लास्ट में पढ़ाऊंगा ये, है ना। ओके। ये बॉक्स जितने भी होते हैं ना, नोट्स वगैरह जो होते हैं बीच में, और डू यू नो फैक्ट्स वगैरह होते हैं, सारे में लास्ट में पढ़ाता हूँ एक साथ। आप पढ़ लेंगे ट्रेड के बारे में, इनके ट्रेड वगैरह कैसे होते हैं। ट्रेड मतलब पता है ना, समझ लो ट्रेड का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा वगैरह कैसे कमाते थे बेसिकली। अब उस टाइम पे रहने के लिए को पैसा वगैरह तो कमाते होंगे ना, पैसा वगैरह जरूरी है, तो इस टाइम पे पैसा वगैरह कैसे कमाते थे। तो वो कह रहा है द इलेबोरेट social structure and standard of living confirmed by a presence of granaries. Numerous seats, uniform script, regulated weights, and measures in wide area indicate the existence of highly developed system of trade. Okay, इतना बड़ा पैराग्राफ से लेकर पढ़ ही लेते हैं फिर। There is a abundant evidence that the Harppans traded not only with other parts of India but also with many countries of Asia. ओहो, एक और यहाँ पे है जो मेरे को लगता है आपको नहीं पता होगा, पता है इसका मीनिंग वैसे आपको। abundant मतलब, सर बहुत ज्यादा। हाँ, sufficient, enough, ठीक है, considerable, कुछ भी लिख सकते हो, यानी जरूरत से ज्यादा, मोर देन द नीड, मोर देन द रिक्वायरमेंट। तो वो क्या कह रहा है, द एलाबोरेट सोशल स्ट्रक्चर। अब मैं वर्ड्स मार्क करता जा रहा हूँ, इतने सारे नाउन दे दिए हैं, मैं क्या बोलूँ।
एक द एलाबोरेट सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर था वहाँ का इतना बढ़िया, इतना डिटेल्ड सोशल स्ट्रक्चर जो है वहाँ का, ठीक है। वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो रहने का तरीका है, जो स्टैंडर्ड है उनका, वो, ठीक है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, वहाँ की जो स्क्रिप्ट जो है यूनिफॉर्म यानी सेम लैंग्वेज में लिखी हुई है, यूनिफॉर्मिटी है उनके अंदर। रेगुलेटेड वेट्स वगैरह जो वहाँ के रेगुलेटेड होते थे, ठीक है। और जो मेजरमेंट होती थी उनकी वैल्यूज की होती थी बड़े बड़े एरियाज में, ठीक है। अब इस विषय लाइन को छोड़ देना कंफर्म वाले को। यानी अब वो क्या कह रहा है, जो वहाँ का इतना बड़ा डिटेल्ड सोशल स्ट्रक्चर था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, रेगुलेटेड थे वेट्स और मेजरमेंट वगैरह वहाँ पे। तो इन सारी चीजों से पता चलता है, ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट क्या, इन चीजों से पता चलता है, इन चीजों से पता लगता है क्या, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड, यानी इन चीजों से पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही बढ़िया डेवलप्ड सिस्टम था ट्रेड का। इससे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड होता था, और जो वहाँ का ट्रेडिंग का जो सिस्टम था वो काफी डेवलप्ड था, ठीक है। ये तो स्लैंड का मीनिंग हुआ यहाँ तक। अब वो कह रहा है बीच में इन्होंने एक बात बोल दी, ये सोशल स्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड लिविंग है, तो ये स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे वो लोग ग्रैंडीज स्टोर करके रखते थे। ग्रैंडीज मतलब क्या होता है, खाना स्टोर करके रखना। सर खाना स्टोर करके कौन रख सकता है, जो लोग पुअर होते होंगे, जो लोग अमीर होते होंगे, अमीर। ऑब्वियस बात है। तो वो कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में कैसे पता चलता है, सर इनके पास अपना खाना स्टोर करके रखते थे, इनका अपना खाना स्टोर करने के लिए अलग से बिल्डिंग बना रखी है, ग्रीनरीज एक अलग से बिल्डिंग होती है। घरों के अंदर जो हम छोटा मोटा खाना स्टोर करते हैं उसको तो स्टोर रूम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोर रूम। लेकिन आपने एक अलग से गोडाउन खरीद रखा है जिसके अंदर आप पूरा सामान भर के रखते हो, तो सर इतना बड़ा गोडाउन तो अलग से वो खरीदने के बाद बहुत पैसा होता होगा। तो वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है किसके बारे में, कैसे पता चलता है इसके बारे में, सब वो लोग इतनी सारी ग्रैनरीज बना के रखते थे, यानी इनको बहुत पैसा होता होगा, तभी तो अब इतना सारा खाना शुरू करके रखते थे। फिर कह रहे देयर इज abundant evidence that sorry there is abundant evidence that the Harappan studied not only with other parts of India but also with many countries of Asia। सर मोर देन रिक्वायर्ड एविडेंस है यहाँ पे, यानी जरूरत से ज्यादा एविडेंस मिल जाते हैं, जरूरत से ज्यादा एविडेंस मिल जाते हैं। किस चीज के एविडेंस मिल जाते हैं, इस चीज के कि हड़प्पन जो है ना, हड़प्पन लोग जो थे, हड़प्पा के लोग थे, वो केवल इंडिया के साथ नहीं बल्कि एशिया के अदर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते थे। यानी इंडिया के साथ तो ट्रेड करते ही करते थे, लेकिन वो अदर कंट्रीज के साथ, यानी वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेडिंग करते थे। और सर इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, क्या है ये नहीं पता क्या है, ये बुक में कहीं नहीं दिया, बस बोल रहा है कि वहाँ बहुत सारे एविडेंसेस हैं। द हड़प्पन्स कैरिड ऑन कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब भी होता है अबंडेंट, है ना, लिख लो, सेम ही लिख लो दोनों को। देयर इज द हड़प्पन्स कैरिड ऑन कंसीडरेबल ट्रेड ऑन स्टोन, इन स्टोन, मेटल, सेल एटसेट्रा। तो वो कह रहे हैं वो लोग ना बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वो ट्रेड किस में करते थे, स्टोन्स में, मेटल्स में। सेल क्या होता है, सेल देखो सेल कैसे दिखाई देते हैं, समुद्र के पास होते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो नहीं है सेल का मतलब, यहाँ पे सेल बोलते हैं अच्छा एक तो यही है, एक तो यही है, एक कवचर होता है। यहाँ पे दोनों से मतलब है, एक सेल से वो ये भी ट्रेड करते थे, और एक सेल होता है कवचर होता है, उसको भी है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो सर ये लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यानी मेटल्स में डीलिंग कर रहे थे, मेटल्स में, स्टोन में और सेल्स में, है ना, विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन, यानी केवल अपने अपने सिविलाइजेशन के बीच में, केवल अपने अपने सिविलाइजेशन में। बट इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ऑल द एरियाज, यानी ऑल द एरियाज मतलब के सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो हर जगह पे करते थे, हर जगह पे करते थे, हर जगह से मतलब के इंडस वैली सिविलाइजेशन में करते ही करते थे, सर इंडिया में भी करते थे, इंडिया के बाहर भी करते थे, ऐसे कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड, छोड़ो इसको भी। दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल मनी, यार आपकी कुछ आवाज एग्जांपल ही नहीं दिया। अटकने लग गई है। वॉइस कट रही हो रही है मेरी, हाँ जी सर। रुको मैं को चेक करता हूँ, सही आ रही होगी, नेटवर्क तो सही आ रहे हैं। सर आपसे आ रही है, बीच में अटकनी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, तो देखो क्या करें, the Harappans carried on considerable trade in stone, metal and shell etc. within the Indus civilization zone। यानी जो हड़प्पा के जो लोग थे ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वे कंसिडरेबल ट्रेड करते थे। कंसिडरेबल मतलब क्या, एक इतने अमाउंट ऑफ ट्रेड करते थे कि उसको वेट दिया जा सकता है, काफी ज्यादा ट्रेड करते थे किस चीज में,
स्टोन मेटल और सेल्स के ट्रेड करते थे अपने सिविलाइजेशन जोन में, अपने सिविलाइजेशन में केवल, है ना। और एक कुछ केसेस में ऐसा भी मालूम पड़ा कि कॉमन प्रोडक्ट्स है जो वो हर जगह पे बेचते थे, जो वो हर जगह पर बेचते थे, इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड, यानी ऐसा करके वो ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेड तो करेंगे करेंगे। दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल मनी, ये क्या लिखा हुआ है, दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल मनी बट कैरिड ऑन ऑल एक्सचेंज थ्रू बार्टर। ओहो, मतलब कह रहे हैं उस टाइम पर वो लोग रुपीस वगैरह का यूज नहीं करते थे, वो क्या करते सर थे। आपकी आवाज फिर अटकने लगी। फिर रुक रही है, सही तो आ रही है मेरी तरफ से, आप सही आ रही है अभी, अभी भी रुक रही है। हाँ जी सर। रुको 2 मिनट में एक बार देख रहा हूँ, सही आ रहा है बेटे मेरी तरफ से नेटवर्क, सर आप सही हो गई आवाज। आप सही है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल मनी, वो मेटल मनी यूज नहीं करते थे। मेटल मतलब कि जैसे हम कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो यूज नहीं करते थे। वो क्या यूज करते थे, बार्टर। बार्टर सिस्टम मतलब पता है क्या होता है। हाँ जी सर। सर जैसे हम उसको मतलब जो चीज दे रहे हैं वो हमको मतलब हाँ, कुछ भी अपनी वहाँ की चीज हमने हम कुछ दिया हमको रिटर्न करें। और दूसरा नहीं, हाँ उसी उसी को हम दूसरे अमाउंट में ले लेते हैं। एक हम्म, चीज दूसरी से ले ली, रुपीज की हम्म, जगह हमने कोई दूसरी से ले ली जिसकी हमें हम्म, रिक्वायरमेंट है, यानी सिंपल से एक्सचेंज कर देते हैं वो चीजों को। क्या कर देते, एक्सचेंज एज पर देयर नीड। सर किसी को मिल्क चाहिए तो मिल्क दे देता था, और अगर उसको पल्स वगैरह है तो मिल्क देकर पल्स ले लेता था। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम वहाँ पे चलता था। तो देखिए एमसीक्यू आपका यहाँ पे बन सकता है कि वो किस तरह से ट्रेड कर देते हैं, मेटल मनी का यूज करते हैं या फिर बार्टर सिस्टम का यूज कर देते हैं ना। द सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर मेटलर्जी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपको तो इसका तो मीनिंग थोड़ा सा मुझे ध्यान है, पर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ, रुको जरा नोट कर लो। सर ये वो सेंटर जगह होती है मेटल्स क्रिएट किए जाते हैं। मतलब सर सॉरी मेटलर्जी, सर मेटल से टूल्स बनाए जाते हैं। 2 मिनट रुको। इसका मतलब होता है मेटलर्जी, मतलब होता है वर्क ऑफ मेटल, वर्क ऑफ मेटल, यानी मेटल का काम। यानी ये जो सिटीज को जो नाम दिए गए हैं ना, ये हब थे, ये इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर मेटल के काम होते थे, जहाँ पर मेटल के काम होते थे, जहाँ पर टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे, किचन वेयर भी बनाए जाते थे, और अदर ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते थे फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब एंड पंजाब फ्रॉम गुजरात। सर राइस जो है ना, ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है, सर ऐसा ना, सर ऐसा फिर लगता है, आवाज हाँ। अटकने लग गई। आवाज दुखने लगी, एक काम करते हैं, एक ये पैराग्राफ करते हैं जल्दी से। सर अभी भी अटक रही है। हाँ रुको जरा, नेटवर्क तो सही आ रहे हैं, मैं अगर अपनी तरफ देखूँ तो वॉइस आ रही है, सही सर है, अब सही आ रही है। ठीक है। तो राइस तक को समझ में आ गया था ना, राइस तक हम्म, तो क्या, राइस सीम्स टू हैव बीन इंपोर्टेड, राइस सीम्स टू हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम पंजाब टू, सॉरी, टू पंजाब फ्रॉम गुजरात, यानी ऐसा माना जाता है कि पंजाबी लोग ना राइस गुजरात से मंगाते थे, गुजरात से मंगाते थे। तो सीम्स का मतलब होता है लगना, ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, बस ऐसा लगता है। लोथल एंड सुकोटाड़ा प्रोवाइडेड कॉटन फॉर एक्सपेंडिंग टाउनशिप ऑफ मोनजोदारो। एंड जो कॉटन वगैरह होती थी, कॉटन वगैरह कहाँ से आती थी, लोथल से और सुरकोटाड़ा से, ठीक है। हड़प्पा, बनावली एटसेट्रा। अच्छा, हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदारो को ये लोग कॉटन दे देते हैं। बालाकोट, चन्हुदारो वर सेंटर्स फॉर बेंगल मेकिंग। सब बालाकोट और चन्हुदारो जो जगह थी वो क्या, किस चीज के सेंटर थे, बेंगल्स के, वहाँ पे चूड़ियां वगैरह बनती थी। लोथल, चन्हुदारो वर सेंटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बीड्स, सही जगह पर बीड्स बनती थी। बेसाइड से इंटरनल ट्रेड, सर जो, आवाज फिर अटकने लग गई। आवाज फिर अटकने लगी, तो ऐसा करो, इसको हम यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, है ना, बताने के बाद प्रॉब्लम आ रही है।